जो ट्रेन का सफ़र है ना, वो हमेशा से बहुत सारे लोगों का तो मतलब ज़्यादातर अच्छा ही रहा है। बाद में वो जो यादें हैं, जब भी याद करो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डर का सामना करना पड़ा, और उनमें से आज एक जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहते हैं कि मुझे ट्रेन को देखने से भी आज डर लगता है। ये इतना भयानक था नितिन कि मुझे हर तरफ प्रेत ही दिख रहे थे। ये मानो कि पूरी रेलगाड़ी में अकेला मैं सफ़र कर रहा हूँ, जो कि इंसान है, बाकी कोई भी यहाँ इंसान नहीं है। इनका ये कहना मेरे रोंगटे खड़े कर चुका था। मैं चाहता था एक एक बात शामिल करी जाए, और जैसा इन्होंने जो बताया वही मैं लाने वाला हूँ। आप पहली बार आए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम नितिन। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कहानियाँ डिस्कस करता हूँ। और हाँ, प्रेतों से रिलेटेड किसी का कोई अनुभव है वो भी यहाँ शामिल होता है। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। तो आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे दुनिया सच नहीं मान रही? मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं सबकी बातें सच मानता हूँ। भले ही आप मुझे पिक्चर की कहानी भेज दें, मैं तब भी उसे सच मानूंगा। तो आपकी कहानी जो आपने मुझे भेज रखी है ऑलरेडी, अभी तक अपलोड नहीं हुई, रीसेंड करिए, दोबारा मैसेज करिए मुझे, और इस बार मेरी पर्सनल आईडी पर मैसेज करिएगा, आरजे नितिन चाचा। वो जो ऑफिशियल है ना चाचा के फैक्ट्स वाला, उस पर बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो उसकी वजह से वो बार बार बंद हो रही है, ऑन हो रही है, ना जाने क्या समस्या है। जब तक वो सॉर्ट आउट होगा तब तक आप मुझे मेरी आईडी पर मैसेज करिएगा। अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आप सभी के पास होगा मेरा। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जो भी आपके मन की बात है ना, मुझे लिखिए, लेकिन अपना नाम और जगह ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ लिखिएगा जय श्री राम। जो बाहर की वॉइस है उसे अवॉइड करेंगे, मेरी आवाज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ा कहानी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैं भी कोशिश करूँगा कि कहानी को मैं छोड़कर इधर उधर ना निकलूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी मयंक जी की है, और कहते हैं कि नितिन, जो डर है वो मैंने पहले दिन से महसूस करा है। अपने घर वालों को जब मैं बताने की कोशिश करता था तो वो डरते थे और मजाक उड़ाते थे। डर इस वजह से कि भाई रात में 1-1:30 बज जाता है इसे आते आते, ठीक है, इसके बारे में हमें चिंता होती है। और मजाक उन्हें क्यों लगता था कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, किसने तेरे को बता दिया? शहर में रह रहा है तू, कौन से गांव में रह रहा है? यहाँ पर तेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तेरे पास फ़ोन है, और ये तब की बात है जब मोबाइल फ़ोन्स आ चुके थे। सोचिए, कोई ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, ठीक है, एडवांस हो चुका है। हाँ, इतना भी एडवांस नहीं कि आज आप इसे 2023 और 22 के आसपास का इसे वाक़या समझें ना, इतना भी नहीं। लेकिन हाँ, मोबाइल फ़ोन का चलन भारत में जब शुरू हुआ, ये तब उसके आसपास की कहानी है। हर किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मोबाइल हर 3 घर छोड़कर किसी ना किसी के पास होता था। ये भाग्यशाली है कि इसे दफ्तर से एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट मिला था। पहले दिन जब इसे नौकरी मिली है तो उन्होंने हर किसी अपने कर्मचारी को मोबाइल फ़ोन दे रखा था। मेन बात यह है कि इसके पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा थी, उसमें कैमरा नहीं था, ठीक है, जो इसको फ़ोन मिला था। सभी को एक जैसा ही फ़ोन दिया था कंपनी ने। घर वालों को बहुत खुशी है कि एक अच्छी जगह नौकरी लगी है, और इसे डर मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा से लगता था। भूत प्रेतों पर कभी ये विश्वास करता नहीं था, और इसे उम्मीद भी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। उम्मीद भी थी, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? नौकरी का पहला दिन दफ्तर में ठीक टाइम पर पहुँच गया। वहाँ से जब वापसी हो रही थी तो इसके साथ तकरीबन 16-17 लोग ट्रेन में चढ़े जो इसके दफ्तर के हैं। कुछ आज मित्र बने हैं, कुछ दिन बाद बनेंगे। जो इसका एक ख़ास मित्र बना वो इसके घर से तकरीबन 10-15 मिनट की दूरी पर रहता था। मुलाकात इसी कंपनी में हुई। रहते न जाने कब से थे, लेकिन हाँ, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती थी, या कभी एक दूसरे को देखकर बैठकर बात करना मुनासिब नहीं समझा। होता है कभी कभी, हम अपने जो घर के आसपास लोग रहते हैं सभी को नहीं जान पाते, ठीक है, और हर किसी को मतलब की। और बहुत सी सोसाइटी कॉलोनी ऐसी भी है जहाँ पर एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते हैं। लेकिन ये दोनों पहली बार एक दूसरे से जो मिले वो इसी कंपनी में मिले। इनको और इनके इस मित्र को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि ट्रेन में जो
ट्रेन में चढ़ते के साथ ही जैसे आमने सामने दरवाज़ा होता है ना, आप इधर से भी चढ़ सकते हैं, उधर से भी चढ़ सकते हैं। तो जब ये इधर से सभी लोग चढ़े प्लेटफॉर्म से, तो सामने एक महिला थी जिसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था। ये मानिए कि वो प्लेटफॉर्म के जो उस तरफ वाला एरिया होता है वहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रही है जब ये लोग चढ़ चुके थे। इन दोनों ने उसे देखा और वो देखते ही इन्हें एकदम वापस उतर गई, जैसे इनसे डर गई हो या क्या बात हुई हो। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मयंक और ये जो दूसरे भाई साहब, इनका नाम मैंने लिखा हुआ था, एक मिनट कहाँ गया, दीपक। हाँ, इनका नाम दीपक है, जो इनके मित्र बने हैं, इनके घर से थोड़ी दूर रहते हैं। मयंक और दीपक ने उस औरत को देखा और वो एकदम से दूसरी तरफ उतर गई। आपस में बातों में लग गए। स्टेशन आया, वहाँ से पैदल पैदल अपने घर तक आ गए। ये अभी कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है क्या भूत प्रेत आत्मा आ गया या कुछ? नहीं ना, इन्हें भी ऐसा नहीं लगा था। और ये अपने घर पर आए, अपना पहले दिन का ऑफिस का बताया कैसा रहा, खाना खाया और सो गए। अच्छा, शादीशुदा ये नहीं है, इनके एक बड़े भाई हैं, वो शादीशुदा हैं। और जो भाभी माँ है, ये बहुत ज़्यादा देखभाल करती हैं पूरे घर की। ये मानिए कि हर किसी से बैठकर जब तक वो 2 मिनट बात ना कर लें, उनका दिन ख़त्म नहीं होता। तो इससे भी पूछा कि बेटा कैसा रहा दिन, उसने सब कुछ बताया। और उसने ऐसे ही जिक्र कर दिया कि जब हम ट्रेन में चढ़ रहे थे तो एक औरत उधर की तरफ से चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना जाने हम दोनों को देखकर डर गई। भाभी माँ ने पूछा कौन दोनों थे? तो मयंक ने बताया एक मैं और एक मेरा नया दोस्त बना है दीपक, वो हमारे घर के पीछे वाली कॉलोनी में कहीं रहता है। उन्होंने कहा ठीक है, और तुम उस बात को अभी तक क्यों सोच रहे हो? इसने कहा नहीं, मतलब पहली बार देखा है कि उस तरफ से कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा, और वो भी इतनी वृद्ध महिला थी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर कभी कभी हमें अजीब सा मिल जाता है देखने को, आप सो जाओ। खाना वाना खाकर ये जब लेटा तो वो औरत इसे घर में दिखी, जो इसे ट्रेन में दिखी थी ना, चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा बहुत क्लियर था, इसे घर में दिखी और वो ठीक इसके सामने खड़ी है। ये अपने कमरे में इस वक्त अकेला था, नीचे ज़मीन पर चटाई में सो रहा था। इसके बेड पर बहुत सारा सामान रखा था, ना जाने घर में क्या काम चल रहा था, तो बहुत सारा सामान बेड पर रखा हुआ था, तो ये नीचे चटाई डालकर सो गया था। वो औरत ठीक इसके सामने खड़ी है। ये अपने माता पिता को आवाज़ देने की कोशिश करता है, इसके गले से आवाज़ नहीं निकलती, और वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसको ये मानिए कि पसीने आने शुरू हो गए, और इसका ये हाल हो रहा था कि मुझे मेरे घर से कोई बाहर निकाल दो। एक हल्का सा इसके पास हवा का झोंका सा आया, इसके चेहरे पर एकदम कुछ पानी की बूंदें गिरी। जैसा जो बताया वो मैं बता रहा हूं आपको। इसके मन का वहम है या ये सच है? जैसे ही इसने अपने चेहरे को छू कर देखा, वो सब सच था। इसका चेहरा हल्का हल्का भीगा हुआ था। इसके कमरे में ये पानी की बूंद ना जाने कहाँ से आई। इसे समझ नहीं आया कि क्या बारिश हुई थी, क्या हमारी छत टपक रही है, क्या मैं पेड़ की छांव में सो रहा हूं, मैं तो अपने घर के अंदर हूं, मेरे मुंह पर ये छींटे कहाँ से आई। ये जब डर कर बैठा और मतलब कुछ बोलने लग गया तो सभी लोगों की आंखें खुली। बड़ा भाई आया इसके पास, पूछता है क्या हुआ। उसने बताया कि मैंने ट्रेन में एक औरत को देखा था और वो मुझे अभी कमरे में दिखी है। भाई ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। पूरा घर इन्होंने देखा, मतलब कि ये छत भी देख कर आए कि छत पर तो कोई नहीं आ गया या क्या है। माता पिता ने इनसे कहा, अपने बच्चे से, मयंक से, कि क्या दीपक ने भी ऐसा कुछ देखा था? उसने कहा हाँ बिल्कुल देखा था। दीपक का फ़ोन नंबर तेरे पास है? उसने कहा है। लेकिन इस टाइम किसी को फ़ोन मिलाना ठीक रहेगा क्या? रात के 2:15 या 2:30 के आसपास का टाइम था। इसके भाई ने कहा कि एक काम कर, दीपक को फ़ोन मिला, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सभी ने कहा कि एक बार दीपक को फ़ोन मिलाओ। दीपक को फ़ोन मिलाया, उसने एक ही घंटी में फ़ोन उठा लिया, यानी कि वो भी जाग रहा है। दीपक के घर वालों ने बात करी कि दीपक की हालत इस टाइम ठीक नहीं है, ना जाने उल्टी सीधी बात कर रहा है। यहाँ इसकी भाभी ने फ़ोन पर बात करते करते पूछा क्या उसने कुछ ऐसा बताया था कि उसे कोई कमरे में औरत दिखी? उन्होंने कहा हाँ ऐसा बताया, लेकिन आप कौन बोल रहे हो? उसने बताया कि मैं मयंक की भाभी बोल रही हूँ, और मयंक और दीपक आज पहली बार ऑफिस से साथ आए हैं, दोनों ने उस औरत को देखा है। क्या उसके चेहरे पर भी कुछ पानी की बूंदें गिरी थी? इसने कहा हाँ ऐसा ही हुआ था। आप कहाँ रहते हो? अपना घर बताया। तो इन्होंने कहा क्या इस वक्त हम सब मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं, क्योंकि दीपक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये कांप रहा है और ये इतना ज़्यादा डर गया है कि बार बार हमसे कहता है कि तुम सबके बीच में ही वो औरत खड़ी है, मुझे तुम में से किसी को नहीं देखना।
ये हमसे नज़रें नहीं मिला रहा। तो भैया ने फ़ोन लिया और ये कहा कि आप दीपक को लेकर हमारे घर आ जाइए। उन्होंने कहा हम इसे नहीं ला सकते, ये डर रहा है। मयंक को ये सारी बातें बताई तो मयंक ने कहा कि मैं आप सभी के साथ चलता हूँ। मयंक थोड़ा सा ठीक है इस वक्त। सभी ने कहा कि ठीक है, चलना सही रहेगा। जैसे ही ये गेट तक आए बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि भाई साहब बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। इनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी और सभी परिवार के लोग अलग अलग छतरी में जाएं। घर में कभी कभी पॉसिबिलिटी इतनी छतरियाँ नहीं होती, इतने छाते नहीं होते। तो अभी मौसम भी बिगड़ रहा है, हवा बहुत तेज़ है, भीग ही जाएंगे तो सुबह चले जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ। सुबह इन्होंने दीपक को फ़ोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। दीपक के भैया ने फ़ोन उठाया, जो छोटा भाई है। उसने कहा भैया को लेकर सब लोग मंदिर गए हैं। कहाँ? कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी गए हैं। दीपक भैया कल रात पागलों जैसी हरकतें करने लग गए थे। वो ज़मीन पर जो मिट्टी वगैरह पड़ी होती है उसे चाटने लग गए थे और मतलब हम सबको बड़ा डरा रहे थे, नाखून चबा रहे थे और बहुत बहुत डरावने हो गए थे भैया। बेटा ये सब कब हुआ? उन्होंने कहा जब आपने फ़ोन पे बात करी रात, उसके बाद उनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई। हमने एक पंडित जी से बात करी थी, वो सुबह हमारे घर आए और सभी लोग मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। चलो ठीक है, ईश्वर कृपा करें। अब क्या करें? कोई बात नहीं। मयंक से पूछा तू कैसा है? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तू अकेले दफ्तर जाएगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल जाऊँगा। उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है बेटा, हमें भी मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। उसने कहा उसके साथ कुछ हुआ होगा, शायद इसी वजह से सब लोग बड़े मंदिर गए हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा बेटा अगर कोई भी बात है, कुछ भी तेरे को लग रहा है, मन में हल्का सा भी डर है तो मत जा, यहीं आसपास कहीं नौकरी देख लेना, क्यों ज़रूरी है तेरे को जाना। उसने कहा मैंने आसपास कोशिश तो करी, जब नहीं मिली 4 महीने तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकल कर कोशिश करी, अब मिली है नौकरी, अच्छी नौकरी है, पैसे अच्छे हैं, मोबाइल फ़ोन भी दिया हुआ है, तो ये सब तो चलता रहता है। पिता ने भी कहा, भैया ने भी कहा कोई बात नहीं, सपोर्ट किया इसे मतलब। लेकिन 2 लोग घर के नहीं चाहते थे कि ये नौकरी करे। भाभी और मैया दोनों जने नहीं चाहते थे कि ये नौकरी पर जाए, क्योंकि ये पहले दिन जो अपशगुन हुआ उसकी वजह से लड़के की हालत दूसरे की बिगड़ गई। ये अपने घर का बेटा भी हो सकता था। ये नौकरी पर गया। जब रात हुई तो काफ़ी लोगों के साथ ये ट्रेन में चढ़ा, लेकिन वो सब धीरे धीरे करके एक एक रास्ते पर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उतरते चले गए। जब इसका स्टेशन आने वाला था तब इसके मन में डर ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि पूरा का पूरा डिब्बा खाली है और इसे समझ नहीं आता कि ऐसा पहली बार देखा है, वरना इस वक्त ट्रेन में कुछ लोग तो होते ही थे। अच्छा, ट्रेन तो ये ऑन टाइम आ जाती थी, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत देर रात आती थी, लेकिन उसके बाद घर का रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता था, इस वजह से इसे देर हो जाती थी आते आते। जब ये ट्रेन से उतरने वाला था, पूरी ट्रेन खाली है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये जिस तरफ प्लेटफॉर्म आएगा उस तरफ ना उतरकर दूसरी तरफ उतरने के लिए खड़ा हो गया। वहां से ट्रेन की ऊंचाई काफ़ी होती है। जब ट्रेन रुक चुकी थी तो देखता क्या है कि एक सफ़ेद आंखों के साथ वही औरत इसका इंतज़ार कर रही है, वहां खड़ी है, इसका नाम लेती है, इसे बुलाती है और वो अंधेरे में चल देती है। ये जैसे ही कूदने वाला था तभी एक आदमी ने इसे पीछे से पकड़ लिया और कहते कि भाई साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ। करे प्लेटफॉर्म उस तरफ है, आप इधर से मत उतरो, यहाँ से ट्रेन की ऊंचाई इतनी है कि अभी हाथ पैर में समस्या हो जाती। तो इसने अपने आप को ये माना कि मैं नींद में था, शायद मैं मूर्ख हूँ क्या, इस तरफ क्यों उतरूंगा, मेरा घर तो इधर है। तो उन्होंने कहा तो आप उस तरफ से जाइए ना। इसे प्लेटफॉर्म पर उतारा। जब ये ट्रेन जा रही थी तो इसे चलती ट्रेन में वो औरत दोबारा दिखी और वो इसकी तरफ देखकर इस बार हंस रही है। ये वृद्ध है और इसके कुब निकला हुआ था, उसी वजह से ही पहले दिन चढ़ नहीं पाई, आज भी ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ी। इसने घर पर जाकर कुछ भी नहीं बताया कि घर वाले नौकरी छुड़वा देंगे। तीसरा दिन उसके बारे में ये भी खबर मिली थी, जो इनका दीपक है, कि उसे वहीं 8 दिन के लिए रोका गया है। मतलब मेहंदीपुर बालाजी में उसकी 4-5 हाजिरी लगनी थी, तो 8 दिन के लिए उसे रोका गया था। सोचिए क्या था उस पर। आज फिर से दफ्तर की छुट्टी हुई, ट्रेन में चढ़ा तो बहुत सारे लोग इसके साथ चढ़ते हैं चढ़े, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उतर गए।
इसकी बारी आने से पहले वो जो औरत है, जो बूढ़ी औरत है जिसके कुब निकल रहा था, वो दूसरी तरफ से चढ़ रही थी। जिस तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है उस तरफ से चढ़ रही थी और ये उसे देख रहा था। जब वो चढ़ रही थी तो उम्मीद यही थी कि जैसे इंसान होते हैं वैसे ही होगा, और उसकी हाइट कम है ये भी मान लिया था, क्योंकि इसने उसे एक दिन पहले खड़े हुए देखा है और जब वो जा रही है इसका नाम लेकर, उस वक्त तो इसने ये माना कि मैं नींद में हूं। वो ट्रेन में जब चढ़ी तो उसके चेहरे से तो लग रहा था कोई वृद्ध औरत है, लेकिन जब वो ट्रेन में चढ़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट ऊंची उसकी हाइट होगी। और ट्रेन में चढ़ते के साथ ही उसका चेहरा ना जाने कैसा अजीब सा हो गया। जिस चेहरे के साथ वो चढ़ी थी वो चेहरा था ही नहीं। ये लगातार उसे देख रहा था। अब उसने धीरे धीरे इसकी तरफ आना शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथों से इसके पैर को जकड़ के पकड़ लिया एकदम, और जैसे ही उसने पकड़ा इसने पैर को झटका देना शुरू कर दिया। हटो हटो, क्या है ये, हटो हटो। जब वो ऐसा कर रहा था, करते हुए ये प्लेटफॉर्म पर गिर गया। लोग आए, इसे उठाया, पूछा तो उसने कहा मेरा पैर पकड़ लिया था एक औरत ने और मैं उसे हटाना चाह रहा था, ये मेरा लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी और फिर मैं घर कैसे पहुंचूंगा। इसने भागकर उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करी लेकिन देर हो गई। लोगों ने रोक दिया कि भाई अब ट्रेन तेज़ हो गई, आप नहीं चढ़ सकते, यहाँ से इसे घर जाना है, ट्रेन थोड़ी ज़्यादा दूर रुक चुकी है, टाइम ऐसा है कि यहाँ से कन्वेंस मिलना बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी। किसी ने बताया कि आधे घंटे बाद ट्रेन वापस आएगी एक और, तो आप उसमें बैठकर, रात का समय है, एडजस्ट कर लीजिए और चले जाइए, या बाहर से देखिए कोई बस मिल जाए, कोई टेम्पो ऑटो रिक्शा कुछ मिल जाए। उसने कहा देखिए बहुत दूर है और जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और आज मैं फ़ोन भी नहीं लाया वरना मैं घर फ़ोन कर देता कि मैं गलत स्टेशन पर उतर गया हूँ। लोगों ने कहा पहले तो अपने मन से ये वहम हटा दो कि तुम्हारे को किसी औरत ने पकड़ा था, स्टेशन पे कोई औरत है नहीं। आधे घंटे तक इसके पास कुछ लोग इसकी हिम्मत बांधने के लिए खड़े रहे। ट्रेन आई लेकिन ये उसमें चढ़ा नहीं, क्योंकि पूरी ट्रेन में वही औरत दिख रही थी, और एक नहीं न जाने कितनी, जैसे ट्रेन भरी हुई हो बहुत सारी, और हर किसी की शक्ल उसी जैसी थी। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की छोटी है, यहाँ तक कि गोदी के बच्चे में भी इसे उसी औरत का चेहरा दिख रहा था। ये उस ट्रेन में चढ़ नहीं रहा था। लोगों ने कहा कि ये लास्ट ट्रेन है, आप इसमें चढ़ जाइए, अदरवाइज़ आपको बहुत देर हो जाएगी, या बाहर से कुछ। उसने कहा मैं बाहर से चला जाऊँगा लेकिन ट्रेन में नहीं चढ़ूँगा। ये वहाँ से बाहर आया, एक ऑटो वाले भैया को सारी बातें बताई, उसने मदद करी, इन्हें घर तक छोड़ा। घर वालों को आज भी कुछ नहीं बताया। इसे मूर्खता कहते हैं। जब आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो तो घर वालों को बताना ज़रूरी है, या किसी भगत जी को बता दीजिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी बात बतानी चाहिए। ये ना नौकरी छोड़ पा रहे थे ना ट्रेन। लगातार इन्होंने 8 दिन तक ये डरावना अनुभव किया। ट्रेन में चढ़ते थे और अपने को, जैसे कहते हैं ना कि नींद से जगा कर रखते थे। ट्रेन में चढ़ने से पहले 10-20 बार मुंह धोते थे कि मुझे हल्की सी भी झपकी ना आए, नींद ना आए, मेरी आंखें खुली रहे, ठीक रहूं। और ये उस औरत को लगातार देखते थे। ट्रेन के गेट पर ही खड़े होते थे ये, कि अगर मुझे किसी ने पकड़ा या उसने मुझ पर झपट्टा मारा तो मैं ट्रेन से एकदम कहीं सही जगह पर उतर जाऊंगा। 8 दिन तक तो ये चला, लेकिन 9वें दिन जब ये ट्रेन में चढ़े बाकी सभी लोगों के साथ, तो 3 लोगों ने आकर इसे एक ऐसी बात बोल दी कि इसने वो नौकरी भी छोड़ दी और ट्रेन भी। जो इसके साथ दफ्तर से हमेशा चलते थे उनमें पहले आदमी ने बताया कि कुब्बा माई, ठीक है, कुब्बा माई ट्रेन में हर किसी को नहीं दिखती, तू किस्मत वाला है। दूसरे ने बताया कि कुब्बा माई को कुछ भेंट चढ़ाकर जाया कर, वरना वो तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो तीसरे ने बताया कि अगर कुब्बा माई की तेरे पर नज़र पड़ गई है तो कोई भगवान भी तुझे बचा नहीं पाएगा। और आज कुब्बा माई बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, क्योंकि आज अमावस्या है। हमें जो संदेश कहा था पहुंचाने का वो हमने पहुंचा दिया। अगले स्टेशन से कुब्बा माई हो सकता है कि तुझे दिखने लग जाए, हम सब यहीं उतरेंगे। और वो तीनों के स्टेशन थे ही नहीं, वो तीनों वहीं उतर गए। अजीब बात बताऊं,
इससे पहले वाले स्टेशन से कभी वो औरत इसे नहीं दिखी थी, लेकिन अगले स्टेशन पे जैसे ही प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आकर रुकी, इसने जब देखा कि सामने प्लेटफॉर्म आ गया तो इसने पलट कर देखा कि उस तरफ वो औरत है या नहीं। तो हाँ, वहां खड़ी थी वही औरत, कुब्बा माई। उस प्लेटफॉर्म पर ये उतरा और सीधा यहां से भागकर बाहर आया। इत्तेफाक देखिए, इसका बड़ा भाई इसे सामने खड़ा मिला। इसने पूछा बड़े भाई से कि आप यहां कैसे हो। उसने कहा मैं ऑफिस के काम से आया था, लेट हो गया था और मेरा एक दोस्त आने वाला है तो मैंने सोचा उसके साथ घर चला जाऊंगा, तू यहाँ कैसे। उसने सब कुछ बताया। भाई ने कहा कि अब तू हमारे साथ ही जाएगा। भाई ने घर पर मैसेज पहुंचाया कि हम दोनों मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं और 2-1 दिन में आएंगे। वहां से बताते हैं कि मैं भी 8 दिन के लिए रुका था। जो वहां के पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि मेरे पैर से कोई लिपटा हुआ है और जैसा जैसा मैं बता रहा था वैसी वैसी आकृति उन्होंने पहले से ही एक कागज पर बना दी थी कि तुझे कुछ इस तरह का दिखता होगा। और एक चीज़ बताऊं, सभी भगत जी के सभी तरीके कुछ अलग होते हैं। जैसे आप किसी मौलवी साहब से मिलते हो तो उनका तरीका अलग है, दूसरे मौलवी का अलग होता है। ऐसे ही भगत में भी किसी का कुछ तरीका है, किसी का कुछ तरीका है। तो ये कभी कंपेयर मत करिएगा कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका ऐसा। सबके अलग होते हैं, ठीक है। और इन्हें यहाँ पर आने के बाद ट्रेन में, मतलब पूरा परिवार, जब वैष्णो देवी ये लोग जा रहे थे तो पूरा परिवार इनको एक तरह से कन्विंस करना चाह रहा था, डर इनके मन से निकालना चाह रहा था कि भाई माँ भवानी के घर जा रहे हैं तो इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन ये ट्रेन में चढ़ा नहीं। कहता है कि मुझे वो औरत का चेहरा बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखता है। और मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि मैं जब भी मंदिर में या कहीं भी पूजा पाठ के लिए बैठता हूं तो मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। ईश्वर की भक्ति करते वक्त भी आंखें बंद करते ही वही कुब्बा माई जो औरत है, जो डरावनी एक डायन कह सकते हैं, वो दिखती है, साफ दिखती है। ना जाने किसकी कैसी क्या परेशानी। और उस पर कभी कभी लोगों के मैसेज आते हैं कि अच्छा ऐसा था तो वैसा क्यों नहीं हुआ। किसी ने मैसेज किया था, टीम ने मुझे बताया कि ये बता रहे हैं कि आपने जो कहानी अपलोड करी है उसके अंदर बच्चा 5 पराठे कैसे खा सकता है, उसके बाद नॉनवेज कैसे खा सकता है, डाइजेशन तो ऐसा होता है। भाई साहब ऐसा है, किसी पर कोई प्रेत बाधा हो ना तो उसे खाते देख लेना। यहाँ कमेंट करना बहुत आसान है, उसे देखोगे ना जब कोई अगर खा रहा हो और वो चबाएगा भी नहीं, निगलेगा, ठीक है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उतारा ही देख लेना किसी का कभी अगर मौका लग जाए। वैसे तो मैं कहता हूँ कि ऐसी जगह पर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को तो ज़रूर रुकना चाहिए जो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि अगर वो बच्चा था तो उसने 5 रोटी कैसे खा ली, 3 कैसे खा ली। अरे वो पता नहीं क्या क्या चबा जाए, 5 रोटी और नॉनवेज। मुझे ना एक तरह का मतलब आंसर ऐसों का करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैसेज करना पड़ जाता है, जवाब देना पड़ जाता है। मतलब तो मौका मिले ना कहीं जहाँ उतारे हो रहे हो तो वहाँ पहुँच जाओ। और जब किसी को भेंट चढ़ रही हो ना, किसी को कुछ खिलाने वाली बात चल रही हो, तो देख लेना कि कितना हष्ट पुष्ट इंसान और कितनी रोटी खा रहा है, या कितना छोटा है, कितनी रोटी खा रहा है, गिन लेना बैठकर। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहता है तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।